स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुनः सभी को सादर नमन वंदन ओम प्रणाम। आइए योग के सत्र में आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के कुछ अभ्यासों के साथ में। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है। अपने शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का बड़ा ही अच्छा माध्यम है ये भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीथ, गहरा लंबा श्वास लीजिए और फिर छोड़ भी दीजिए। तो 2.5 सेकंड में श्वास को लेना है, 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। 2 नियम है इस प्राणायाम के मुख्य रूप से भस्त्रिका प्राणायाम के। एक है फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। बलपूर्वक श्वास को अंदर लेना है, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है और प्रयास कीजिए कि इतना श्वास ले सके कि इससे ज्यादा लिया नहीं जा सकता। अर्थात अधिक से अधिक श्वास को अंदर लेना है, अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़ना है। और दूसरा नियम यह है कि हम लोगों को श्वास को अपने फेफड़ों के अंदर भरना है। तो श्वास को अंदर लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए जो बल लगेगा वो बल हमें अपने फेफड़ों से लगाना है, लंग से। भस्त्रिका प्राणायाम जरा लीजिए सभी लोग। श्वास लेनी है और छोड़नी है, बलपूर्वक लेनी है, बलपूर्वक छोड़नी है। जिनको भी हर्निया हो, कमर में दर्द हो, शरीर में कमजोरी हो, नए साधक हो या फिर हर्निया की समस्या हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट में ब्लॉकेज हो या हाइपर एसिडिटी हो, तो आराम आराम से ही करना है। सामान्य गति के साथ 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। 5 से 6 सेकंड में एक अभ्यास होगा। 1 मिनट के अंदर 10 से 12 अभ्यास होंगे और ऐसे ही 5 मिनट के अंदर 50 से 60 अभ्यास होंगे। निरंतरता के साथ में जरा अभ्यास करते जाएं और अभ्यास के साथ में आंखों को बंद रखते हुए प्रत्येक श्वास के साथ प्रभु श्री राम का या भगवान राम के साथ कृष्ण जी का, जिसका भी हम लोगों का मन करे, शिव जी का या ओम का या गायत्री मंत्र का जप भी साथ में करते जाए। जप के साथ में प्राणायाम, जप के साथ में। 1 सेकंड में श्वास को लेना, 1 सेकंड में छोड़ना, ये सामान्य की बात। मध्यम गति हो गई। और जिनको पहली बताई गई समस्या ना हो तो मध्यम गति से भी कर सकते हैं। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हो तो फिर तीव्र गति से भी किया जा सकता है। ध्यान दें फिर से, अगर आप फेफड़ों से बल लगा रहे हैं तो आपको कमर हिलाने की, गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान दो अपने शरीर की अवस्था के ऊपर। कुछ लोगों की गर्दन कमर हिल रही है, ऐसे नहीं हिलना। हमें अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करना है, फेफड़ों की। तो फेफड़ों की मांसपेशियों का मतलब क्या है कि मतलब हमारी कमर हिलाने की आवश्यकता नहीं, पेट हिलाने की आवश्यकता नहीं, गर्दन हिलाने की आवश्यकता नहीं, कंधे उचकाने की आवश्यकता नहीं, सिर भी नहीं हिलेगा, चेहरे के भावों में भी कोई परिवर्तन नहीं।
बल लगाइए अपने फेफड़ों की मांसपेशियों से। आइए जरा निरंतरता से 2 से 3 मिनट भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं एक लय के साथ। सभी लोग आंखों को बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए। निरंतरता के साथ में जब कोई भी अभ्यास किया जाता है तो दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम में तो फेफड़ों को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई रोग शेष बाहर से आकर के लग ही ना सके। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही अच्छी होगी जितने अच्छे हमारे फेफड़े होंगे, लंग्स होंगे। तो इसलिए अपने फेफड़ों को हम लोगों को बलशाली बनाना है। सामान्य रूप से 40-50% मात्र प्रयोग कर रहे होते हैं हम अपने फेफड़ों का, लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो 80-90% से लेकर के 100% तक अपने फेफड़ों को यूज कर पाते हैं। और जितनी अधिक श्वास हम शरीर के अंदर ले पाते हैं उतना ही अधिक अच्छे से हम लोग अपने शरीर के डी जनरेटेड सेल्स को रीजनरेट कर पाते हैं। आइए जरा कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम में बलपूर्वक श्वास को छोड़ना है, बस लेने में बल नहीं लगाना, इतना ही ध्यान रखना। कपालभाति प्राणायाम
भस्त्रिका प्राणायाम में बलपूर्वक लेते भी है और बलपूर्वक छोड़ते भी है, और कपालभाति प्राणायाम में बलपूर्वक सिर्फ छोड़ते हैं। जरा करते जाए निरंतरता के साथ में कपालभाति प्राणायाम, और 99% रोगों को हम कपालभाति प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। कपाल अर्थात मस्तक का अग्रभाग, दीप्ति, तेज, ओज। जो भाती है उसका अर्थ है तेज, दीप्ति, ओज। तो जब कपालभाति प्राणायाम नियमितता से करते हैं तो हमारे मस्तक पे वो ओज दिखना शुरू हो जाता है, और वो दिखेगा तो तभी ना जब अंदर होगा, तो अंदर उत्पन्न भी हो रहा है लेकिन उसका क्षय नहीं होता और उसका अधिक मात्रा में उत्पत्ति भी होती है। कई बार हमारे भोजन की वजह से, हम लोगों की जीवन शैली की वजह से, हम लोगों के गलत तरह समय पे उठना, गलत समय पर सोना, ज्यादा गुस्सा करना या ज्यादा टेंशन करना, इन सब अभ्यासों की वजह से हमारे ओज का क्षय हो रहा होता है। कपालभाति प्राणायाम से इनका क्षय होने से भी बचता है और साथ में उत्पन्न भी होता है और एक्स्ट्रा बनता है। कपालभाति प्राणायाम करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कपालभाति प्राणायाम करने से हम अपने जीवन के 99% रोगों को ठीक कर सकते हैं। अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्रूडर्मा, विटिलिगो, त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हो, हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, वात से संबंधित जितने भी रोग हो सकते हैं, सब में कपालभाति प्राणायाम। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कपालभाति प्राणायाम। अब ये जो असाध्य रोगों के मैं नाम ले रही हूँ, ये के लिए ज्यादा करना पड़ता है। 10 से 15 मिनट सामान्य रूप से आप सबके लिए कपालभाति पर्याप्त है, परंतु अगर ये समस्याएं हैं तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बाल झड़ते हो, माइग्रेन की समस्या हो, आंखों से कम दिखाई देता हो, कानों से कम सुनाई देता हो, साइनस की समस्या में, दारजाड़ की समस्या में, हाइपरथायरॉइड हो कि हाइपोथायरॉइड हो, कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा। टॉन्सिलाइटिस के लिए भी कपालभाति प्राणायाम। ऐसे ही हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स में सिस्ट हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, लंग फाइब्रोसिस में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी भी प्रकार का दमा इत्यादि की जो भी समस्या हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, जो भी हो सकता है, सब में कपालभाति प्राणायाम, वो भी निरंतरता के साथ है। इसी प्रकार से कपालभाति प्राणायाम करते करते हमारा लीवर भी ठीक होता है। एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ जाए तो उसमें भी हमारा कपालभाति प्राणायाम अत्यंत लाभ करता है। और देखो, बहुत सारी चीजें तो हमारे योग के अभ्यास से ठीक होती हैं, और योग का अभ्यास सिर्फ जो शारीरिक क्रिया कर रहे हैं वही मात्र योग का अभ्यास नहीं है, बल्कि हम लोग जो सोच रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो भी यौगिक होना चाहिए। यौगिक भोजन, यौगिक चिंतन। बहुत सारे लोग बिना बात के टेंशन में जीते रहते हैं, तनाव में जीते रहते हैं। अपने आप को इतना बलशाली बनाइए कि जो समस्या आए उसके सामने आप निराश ना हो, बल्कि उसका समाधान आप निकाल सके, और ये सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। तो हम बात कर रहे थे रोगों की। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर वात की समस्या हो, कब्ज हो जाए, गैस हो जाए, एसिडिटी हो जाए, या फिर अपचन की समस्या हो, कपालभाति प्राणायाम। किडनी में क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाए, कपालभाति प्राणायाम। शरीर में कहीं भी स्टोन हो जाए, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियाज में स्टोन हो जाए, कपालभाति प्राणायाम। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से करे तो सही, देखे उसको कर करके निरंतरता से करते जाए कपालभाति प्राणायाम। इसके साथ में कहीं भी सिस्ट हो जाए, गठान हो जाए, लिपोमा की हेड बॉल्स हो जाए, कपालभाति प्राणायाम करें सभी लोग। और संकल्प भी साथ में, आंखों को बंद करके जब हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो संकल्प भी लेते जाएं कि जितना बीमार पड़ने थे तो बहुत पड़ चुके, अब नहीं पड़ेंगे। जितने भी रोग हमारे शरीर में शेष हैं, आज उन्हें घर लेकर के नहीं जाना। घर जाएंगे तो स्वास्थ्य और आरोग्य को लेकर के जाएंगे, प्रभु के आनंद, उत्साह और प्रसन्नता को लेकर के जाएंगे। इस भाव के साथ में कपालभाति प्राणायाम करते जाएंगे निरंतरता के साथ। इसको चेक करने की विधि भी है। सामान्य रूप से जब हम यहाँ उंगली रखते हैं तो हमें अपनी सांस का पता चलता है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम में क्योंकि हम बलपूर्वक श्वास को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ आकर के श्वास टकराती है। टकरा रही है तो मतलब विधि ठीक है, नहीं टकरा रही तो विधि को चेक करें। जैसे कभी नाक को साफ करना हो तो पेट से ही सांस को खींचते हैं,
तो पेट की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है, यही है कपालभाति प्राणायाम। करते जाएं निरंतरता से। महिलाओं में फिलिपिन ट्यूब बंद हो, मल्टीपल सिस्ट हो, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, पीसीओडी की समस्या में कपालभाति प्राणायाम। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाए, कपालभाति प्राणायाम। शरीर में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी हो, विटामिन ए, B12, सी, डी, के, मिनरल, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी हो, कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से करे तो सही। ऐसे लिए ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए भी कपालभाति प्राणायाम, पार्किंसंस के लिए, वेरिकोज वेन्स की समस्या के लिए कपालभाति प्राणायाम, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कपालभाति प्राणायाम। लयबद्ध होकर के जरा करें सभी लोग। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए। बहुत सारा जीवन हम लोगों ने अज्ञानता में व्यतीत कर दिया, परंतु ये मनुष्य जीवन बड़ा विशेष जीवन है। और ऐसा भी नहीं सोचना, कई बार तो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अब हम रिटायर हो गए, अब हम किसी काम के नहीं रहे। ऐसा भी गलती से मत सोचना। देखो, भारत के अंदर जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ रिटायरमेंट की 60-62 रहती है, लेकिन अगर आप यूके में जाओगे वहाँ जनसंख्या कम है, लोग काम करने वाले कम मिलते हैं, तो रिटायरमेंट की एज 75 वर्ष भी होती है। ऐसे सिंगापुर में लोग 90-90 वर्ष की आयु तक काम करते हैं। तो कभी भी कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। कभी भी इस प्रकार की हताशाओं में भी हम लोगों को नहीं जीना कि अब तो उम्र हो गई, अब तो कुछ नहीं होगा। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं ये बीमारी ऐसी हो गई है, इसका तो मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। अरे मरने के बाद शरीर ही तो नहीं जाएगा, बस अभ्यास तो जाएंगे, हमारे संस्कार जाएंगे। मरने के बाद जो बुद्धि जिस यंत्र के अंदर है वो यंत्र नहीं जाएगा, पर बुद्धि तो जाएगी। तो फिर जिन गलत अभ्यासों की वजह से, आलस से, प्रमाद की वजह से इस जीवन के अंदर, रोग के अंदर आए, तो फिर वो अगले जीवन में भी वही घटित होगा। तो मरना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना। जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान योग के अंदर है, तो हमें योग करना है। हमारी प्राचीन संस्कृति है योग, और योग हमारी संस्कृति भी है और हमारी संस्कृति योग भी है। ये इस बात को ध्यान में रखेंगे, जरा निरंतरता से करते जाएं, प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए एक भाव चेतना के साथ में। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, थके पाँव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा मन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा मन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने, इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ
पिता न बालक छोड़े, परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। दास नारायण करे अर्चना, दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं दूर गाँव है, थके पाँव हैं दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तो प्रार्थना पूर्वक याचना करते हुए, प्रभु से स्मरण करते हुए, ये भाव के साथ में कि अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी तो जीवन में बड़े बड़े उद्देश्यों को पूरा करना बाकी है। आइए कपाल भाती प्राणायाम हम 10 से 15 मिनट तो कर चुके हैं, अब थोड़ा बाह्य प्राणायाम करें। गहरा लंबा श्वास लेंगे और फिर उसको बाहर छोड़ देंगे। जब श्वास पूरी तरह से बाहर छूट जाए तो मूलबंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाना है। श्वास को बाहर रोक करके रखते हुए। तो मूल बंद कैसे लगेगा? मूल बंद के लिए मल और मूत्र द्वार को अंदर की तरफ संकुचित करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि हम लोगों को वॉशरूम जाना हो और जाने के लिए बाथरूम ना मिले, तो हम उस समय रोक जिस तरह से रहे होते हैं, अपने मल और मूत्र द्वार की मांसपेशियों को संकुचित कर रहे होते हैं, वही बस अब करना है। और ऐसे करके साथ में उड्डयन बंद क्या है, क्योंकि सांस तो पूरी तरह से बाहर है, तो पेट की मांसपेशियों को भी अंदर अच्छे से संकुचित कर लेना है, तो पेट अंदर की तरफ तन जाएगा। और जालंधर बंद क्या है, अपनी थोड़ी को कंठकूप में लगा लेना, गर्दन झुका करके। लेकिन जिनको भी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, वे लोग गर्दन मत झुकाइएगा, वे लोग गर्दन को सीधे रखिएगा और बाकी सारे बंद लगाइएगा। तो ऐसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20-20 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, मूल बंद लगाकर। बाह्य प्राणायाम बड़ा ही अद्भुत है ये। चलिए एक बार और करते हैं। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। ऐसे रोके थोड़ी थोड़ी देर। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम का। कम से कम 3 बार तो सबको करना चाहिए। और जिनको भी पाइल्स, फिशस, फिस्टुला की समस्या है, उनको आधा घंटा कपालभाति और 10 से 15 बार बाह्य प्राणायाम जरूर करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम का मूल मंत्र तो और भी अद्भुत है। इसको आप बाकी प्राणायाम करके भी, करते हुए भी लगा सकते हैं, आसनों का अभ्यास करते हुए भी लगा सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा लगा सकते हैं। लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होता है कि ये हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमारे मल द्वार की और मूत्र द्वार की।
जितनी मांसपेशियां मजबूत होंगी उतनी ही जल्दी हमारी पाइल्स फिशर फिस्टुला की समस्या ठीक होगी। और इसके साथ में जिनका यूरिन पे नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। महिलाओं में समस्या ज्यादा पाई जाती है, पुरुषों में कंपैरेटिवली कम होती है, परंतु होती है। कई बार यूटीआई इत्यादि होने के कारण महिलाओं के शरीर में, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड इत्यादि की समस्या होने के कारण से जो मूत्र द्वार है वो वहाँ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और साथ में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता, आए तो तुरंत जाना पड़ता है और कई बार तो हंसते हंसते भी निकल जाता है। तो इस समस्या का समाधान, वहाँ कौन सी औषधि जाएगी, वहाँ कौन सा व्यायाम जाएगा, बाह्य प्राणायाम जाएगा। उसका भी मूलबंध, उसका प्रभाव पड़ेगा। अधिक से अधिक मूलबंध लगा करके रखेंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोगों की ये समस्या से हम लोगों को पूरा 100% लाभ मिलेगा, चाहे हमारी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। तो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए मूलबंध आप हमेशा भी लगा करके रख सकते हैं। और जिनको ज्यादा समस्या है वो कम से कम मूलबंध 100 बार लगाएं और हटाएं। ये जल्दी जल्दी आपकी समस्या को ठीक करेगा। तो ये बाह्य प्राणायाम हुआ। चलिए एक अग्निसार क्रिया और करते हैं और फिर उसके बाद आगे दूसरे अभ्यासों में आगे बढ़ेंगे। अब अग्निसार क्रिया में क्या करना है, गहरी लंबी श्वास लेनी है और फिर बाहर छोड़ देनी है। और जब बाहर छोड़ोगे तो पेट को अंदर की तरफ तानना है, फिर ढीला छोड़ना है, तानना है, ढीला छोड़ना है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कभी कभी हम फोटो खिंचाते समय अपनी तोन के साथ करते हैं। सांस को रोक लेते हैं और अंदर खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर अंदर खींचते हैं। चलिए करते हैं। कम से कम 3 बार अग्निसार की क्रिया का अभ्यास भी होना चाहिए। फिर से सांस को अंदर लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सांस को बाहर छोड़ने के बाद ये मूलबंध भी लगा सकते हैं। ये अग्निसार क्रिया का अभ्यास, पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ संकुचित करें और फिर ढीला छोड़ें। लगातार करते रहें जब तक आप सांस को रोक के रख सकते हैं। शुरुआत में जब हम नया नया अभ्यास करते हैं तो ये 20-25 बार ही हो पाता है, क्योंकि पेट की मांसपेशियां टाइट होती हैं थोड़ी। और जब हम कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं और आसनों के अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे पेट की मांसपेशियां सॉफ्ट होने से ये अभ्यास 50-50 बार से लेकर के 100 बार तक हो जाता है। चलिए एक बार और करते हैं। और अग्निसार क्रिया के बाद जो उज्जाई प्राणायाम है, इसके अलावा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो करेंगे बाद में। आइए सब लोगों से निवेदन है, जरा अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, थोड़े से शारीरिक व्यायाम के अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन के साथ में शुरुआत करें। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, अब ठीक है, और श्वास अंदर भरते ऊपर उठ जाएंगे। देखो भाई, किसी भी आसन का पूरा लाभ तब मिलता है जब हम उस आसन में आधा से 1 मिनट तक रुकते हैं, और रुकने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है या बहुत ज्यादा कमजोरी है शरीर में किसी गंभीर रोग के कारण से, तो वो लोग पंजों के बल बैलेंस मत बनाइएगा, वो एड़ी मत उठाइएगा, लेकिन हाथ जरूर ऊपर उठाइएगा। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। चलिए एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास अंदर बढ़ते ऊपर और ऊपर और ऊपर उठिए, जरा थोड़ा कोहनी एकदम तान लीजिए और बाजुएं कानों से लगा करके रखिए।
होल्ड कीजिए। जैसे हम अपने शरीर को पूरा उठा रहे हैं अपने हाथों से ऊपर की तरफ, आपको तनाव खिंचाव महसूस होगा अपने हाथों में, कोहनी में, बाजुओं में, कंधों में, कमर में, पेट में, जंघाओं में, पिंडली में, पैर के पंजों तक खूब अच्छे से पूरे शरीर खिंचा हुआ ऊपर की तरफ। बाहर श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। और इसके बाद अगला अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। तो तिर्यक ताड़ासन के लिए क्या करना है, दोनों पैरों में ले लेनी है दूरी और दोनों हाथों को फिर से इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड सज्जे पास ऐसे बैंड। श्वास अंदर भरते हुए वापस और श्वास बाहर छोड़ते हुए खब्बे पास है। हाँ, वापस। चलिए एक एक बार और अभ्यास करते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए वापस और श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड। आइए अब थोड़े से अभ्यास करते हैं यौगिक जॉगिंग के। देखो ध्यान क्या रखना है, जिनको भी घुटनों में दर्द हो या कमर में दर्द हो वो बस जंप मत लीजिएगा, ऐसे खड़े खड़े आराम से कर लीजिएगा। और जिनको नहीं है वो पूरे आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास के साथ में। इससे क्या फायदा होगा, गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास से फायदा ये होगा कि आपकी सांस नहीं चढ़ेगी। जैसे ही हम व्यायाम करते हैं ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट शरीर में बढ़ जाता है और वो कम होती है तो जल्दी जल्दी लेने के चक्कर में सांस फूलने लगती है। लेकिन हम लोगों ने पहले से अगर श्वास गहरी लंबी लेनी शुरू कर दी तो फिर सांस नहीं चढ़ेगी। आइए जरा दोनों हाथ कमर के ऊपर और ये तीसरा अभ्यास। आइए पूरे जोश के साथ बोलेंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की। पूरे जोश तो मुझे महसूस नहीं हुआ। भारत माता की। चौथा अभ्यास ऐसे घुटनों के माध्यम से डीप ब्रीथ, गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास निरंतरता के साथ जब अभ्यास करते ना शरीर में खूब बल बढ़ता है और बढ़ाना चाहिए, कमजोर होकर के नहीं जीना। दोनों हाथ आगे। अब ये राइट वाले घुटने पर बैठेंगे जितना बैठ सके और पूरा बैठ सके तो पूरा। फिर आइए लेफ्ट साइड वाले पे बैठ जाते। खब्बा गोटा मोड़ लो भाई, वापस फिर सज्जा गोटा, फिर से वापस लेफ्ट, बीच में राइट, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट, फिर से बीच में, फिर से लेफ्ट, बीच में। क्या ध्यान रखना है, गहरा लंबा श्वास और प्रश्वास लेते रहना है। आइए दोनों हाथ कमर के ऊपर राइट साइड में टर्न करेंगे, राइट नी पे बैठेंगे, फिर लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट नी पे बैठेंगे, फिर से राइट साइड। कमर सीधी रखिएगा, कमर आगे मत झुकाइएगा। वापस आइए अगला अभ्यास। दोनों हाथ आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, फिर श्वास अंदर भरते हुए पीछे और बाहर छोड़ते हुए ऐसे आगे। इसके बाद आठवां अभ्यास, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, सांस को बाहर छोड़ते हुए खब्बे पास से बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड घुटने से एड़ी वापस आ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड नीचे, वापस। गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास चलती रहे। वापस। इसके बाद नवा अभ्यास। अब नवे अभ्यास में क्या ध्यान रखना है,
ये ध्यान रखना है कि जिनको भी कमर में दर्द है उन्हें आगे नहीं झुकना चाहिए, तो वो लोग नवा अभ्यास आधा करेंगे। ऐसे दोनों हाथों से खोल लेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट वाला घुटना, फिर लेफ्ट हैंड से राइट वाला घुटना, कमर दर्द वाले, और बाकी लोग पूरा करेंगे। इसके बाद करेंगे 10वां। अब 10वें में भी देखो आगे झुकना पड़ता है, इसलिए कमर दर्द वाले ज्यादा आगे मत झुकिएगा। अपने अपने शरीर का सामर्थ्य हमें पता होता है, उसके अनुसार योग करना है, उत्साह से करना है, परंतु सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना है, सामर्थ्य को बढ़ाना है। और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए, अंदर बढ़ते हुए ऊपर, बाहर छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द वाले पूरा नीचे मत झुके। एक अभ्यास 5 बार से लेकर के 10 बार तक करें। रिलैक्स। अब 11वें अभ्यास में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जंपिंग है, तो घुटने और कमर दर्द वाले कैसे करेंगे? घुटने और कमर दर्द वाले आराम आराम से ऐसे करेंगे। राइट साइड में दोनों, राइट लेग बाहर, दोनों हाथ ऊपर, 1, फिर हाथ नीचे, पैर अंदर, 2, फिर लेफ्ट बाहर, दोनों हाथ ऊपर, 3, फिर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कमर दर्द वाले, घुटने वाले पहले वाला अभ्यास करते रहे, बाकी लोग कर सकते हैं जंप के साथ में, और 2 जंप, मतलब 2 स्टेप में, 1, 2। और फिर 12वां अभ्यास। इसमें भी कमर दर्द और घुटने दर्द वाले ऐसे करते हैं, आराम आराम। तो ये हुआ आपका यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। अब यौगिक जॉगिंग के बाद आता है सूर्य का नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार के लिए देखो, आप में से कितने लोग रोज सूर्य नमस्कार करते हैं? वो जरा हाथ उठाना। तो जो रोज करते हैं, चलिए, जो कभी कभी करते हैं वो हाथ उठाना। ऐसी संख्या ज्यादा है। जिन्होंने आज तक नहीं किया, ऐसे भी कोई है क्या? जिन्होंने आज तक नहीं किया वो हाथ उठाओ। चलो आज सीखेंगे, ऐसे 2-4 ज्यादा नहीं। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, और एक एक अभ्यास के साथ अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, अपने सूर्य स्वयं बन जाना है। चलिए, वैसे कितनी बार करते हो आप लोग सूर्य नमस्कार? जो रोज करते कितना करते हैं? 1 बार, 6 बार। 6 बार करने वाली एक ग्रुप है बुराई की उपेक्षा का। 100 बार, 100 बार रोज करते हैं आप? कभी कभी। और 10 बार कितने लोग करते हैं रोज? 10 बार तो कुछ लोग तो करते ही हैं। मिनिमम 5 बार कितने लोग करते हैं? वो जरा हाथ उठाएंगे आज। चलो, 2-3 बार तो आज सभी लोग कर लेंगे, फिर 5 वाले 5 तो करेंगे। आइए जरा एक एक अभ्यास के साथ में, सूर्य नमस्कार के आनंद और उत्साह के साथ में। ये दोनों हाथ पहले तो सामान्य रूप से नीचे, और पैर भी पास में, मिले हुए तो नहीं रहेंगे, पास में रहेंगे। आइए, सामान्य श्वास के साथ में, फिर श्वास अंदर भरते, दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्वहस्तासन, दोनों हाथ ऊपर। मेरा तो माइक है ना, इसलिए दोनों नहीं उठा पा रही। श्वास को बाहर छोड़ते हुए 3, पादहस्तासन, आगे झुक जाएंगे, फिर घुटनों को रखेंगे सीधा, और फिर जब चौथे अभ्यास में आना है और हाथ नीचे नहीं लग रहे, तो हाथ नीचे लगाने के लिए घुटनों को मोड़ लीजिएगा, और सज्जा पैर आगे रखते हुए खब्बा पैर पीछे रख देना। ये हुआ आपका दक्षिण अश्व संचालन आसन। ये जो दाया गोडा है ना, राइट गोडा, सज्जा गोडा, इसको इतना मोड़ो कि पिंडली और जंघा मिले, ऐसा प्रयास करो, बाकी जितना हो पाए। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए राइट वाला पैर भी पीछे,
नाभि को देखेंगे, एड़ी भी जमीन में लगा करके रखिएगा। तो सामान्य श्वास के साथ में दोनों घुटने जमीन पर और छाती दोनों हाथों के बीच में। अष्टांग नमन आसन, 8 अंगों से नमन। दोनों पैरों के पंजे, दोनों घुटने, छाती, ओडी, दोनों हाथ। फिर श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन, आसमान की तरफ। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन। फिर श्वास अंदर भरते हुए खब्बा पैर आगे और सज्जा वाला पीछे। कमर नीचे करो, जरा इधर देखो तो सभी लोग। हाँ, थोड़ी कमर नीचे हो गया, मान लो आपकी बढ़िया है। और इन भैया की भी थोड़ी सी कमर नीचे करो भैया। इसके लिए आपको आगे वाला घुटना मोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। कितना मोड़ना? ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सांस बाहर छोड़ते हुए सज्जा पैर भी आगे, पाद, पूरी सांस को बाहर निकाल करके रखें। और अब पूरी श्वास अंदर, ऊर्ध्वस्तासन। और फिर उसके बाद प्रणाम आसन। फिर 5 भागों से हाथ नीचे। तो बनी बात थोड़ी थोड़ी। अब भाई जो ना कर पा रहे हो बैठ के सूक्ष्म आयाम ही कीजिएगा या प्राणायाम कर लीजिएगा। किसी कारण से नहीं भी कर पाते, बहुत ज्यादा किसी को घुटनों में दर्द हो, बहुत शरीर में कमजोरी हो, एक अभ्यास और करें। चलिए एक और करते हैं, प्रणाम आसन। प्रणाम, पहला प्रणाम आसन। सांस अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्वस्तासन। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, पाद हस्तासन। फिर श्वास अंदर लेते हुए चौथा अभ्यास, सज्जा पैर आगे, खब्बा पैर पीछे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए सज्जा पैर भी पीछे, एड़ी लगाओ जमीन पे, एड़ी जमीन पे लगाओ, टिकानी पड़ेगी। नाभि को देखो, घुटने सीधे। अब सांस सामान्य रखते हुए छठा अभ्यास, अष्टांग नमन आसन। पहले दोनों घुटने, फिर छाती दोनों हाथों के बीच में और थोड़ी भी जमीन पे, पेट जमीन पे नहीं लगता, बस पेट मतलब नितंब थोड़े से हिप्स ऊपर उठते हैं। इधर देख लो जरा अभ्यास को, कंफर्म कर लो। और फिर सांस अंदर भरते हुए भुजंगासन। बहुत सुंदर, सब लोगों के बड़े अच्छे अच्छे अभ्यास हो रहे हैं। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर से पर्वत आसन। एड़ी लगाओ जमीन पे, पैर पास में रखिएगा, घुटने सीधे, नाभि को देखेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए खब्बा पैर आगे, सज्जा पीछे रखते हुए वाम अश्व संचालन आसन। बहुत बढ़िया। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए सज्जा पैर भी आगे, पाद हस्तासन। फिर सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्वस्तासन। और फिर प्रणाम आसन। तो कई लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे थे कि हम रोज करते हैं, नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हो। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए जरा अपने लिए। आइए अब गिनती के साथ में अभ्यास करते हैं, करें। 3 तो मिनिमम सबको करने ही थे। चलिए एक बार और करते हैं, जिनसे ना किया जाए उनके लिए स्टॉपेज है, वो बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बनी बात। चलिए अब जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जो कम से कम 5 तो करते ही हैं वो कर लेंगे 5 और। एक बार लगातार में 5 पे रुकेंगे अब, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2, ये 2 है, 3 तो हुआ ही नहीं अभी। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5-6 अभ्यास रोज कितने लोग करते हैं वो जरा हाथ उठाओ तो। जो 5-6 तो करते ही है, तो जो 5-6 करते ही हैं रोज, तो आपको आज तो 7-8 करनी चाहिए, है ना।
कितना थोड़ा सा तो आगे एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए, करें। जिनसे ना हो जबरदस्ती मत करना, कल भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 10 अभ्यास। अपने लिए तालियां बजा लो जो 6 करते थे और 10 कर गए आज। चलिए अब अगला अभ्यास अपना अर्ध चक्रासन का है, जो सब कर सकते हैं। जितने भी लोग बैठे हुए सब खड़े हो जाइए, एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे और अर्ध चक्रासन का अभ्यास करना है हम लोगों को। ये अर्ध चक्रासन, चक्रासन तो सबसे नहीं होता और अर्ध चक्रासन सब कर सकते हैं। कितना ही करना है कि जो हमारे दोनों पैर ही रखने हैं पास में, दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रख लीजिए। अब सांस अंदर भरते हुए पीछे जाना है, परंतु जिनको भी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस है वे लोग सिर्फ गर्दन झुकाएंगे, कमर को पीछे नहीं झुकाएंगे वरना चक्कर आ जाएगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक श्वास अंदर भरते हुए आराम आराम से जितना पीछे जा सकते हैं, जितना जा सके उतना पीछे जाए और सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये बहुत अद्भुत है, एकदम कमर को रिलीफ देता है। थायराइड में भी अच्छा है, अस्थमा में भी अच्छा है, टॉन्सिल्स के लिए भी अच्छा है। चलो एक बार और करें, इस बार 5 सेकंड रुकेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले सिर्फ गर्दन झुकाइएगा ऐसे। 1 2 3 4 5 वापस। आनंद आया? आया? पता नहीं चल रहा आया कि नहीं आया। पीछे आया तो एक बार और कर लें। इस बार 10 सेकंड रुकेंगे। श्वास अंदर बढ़ते पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। चले एक बार फिर अपने अपने स्थानों पर जरा बैठ जाएंगे। ये किया हम लोगों ने अभ्यास, थोड़े से व्यायाम का अभ्यास हो गया। अब ये बताओ, समय तो 7:30 तक है, 7:30 तक चल सकता है या रविवार का कुछ आनंद लिया जा सकता है? हाँ, कितने लोग हैं जो 8 बजे तक रुक सकते हैं? वो जरा हाथ उठाना। तो फिर से कर लेते हैं, फिर तो अभ्यास आ गया। छुट्टी का कुछ तो फायदा होना चाहिए, है ना। चलिए थोड़े से आसन और करेंगे, हल्के फुल्के से आसन है, इतने तो रोज कर ही लेने चाहिए। और ये सबसे पहला आसन है मंडूक आसन, जो अपन करने वाले हैं। तो मंडूक आसन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठने की आवश्यकता होती है, लेकिन जिनको भी घुटनों में दर्द है वो ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं। और बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है, पैर बिल्कुल नहीं मोड़े जाते, तो ऐसे दोनों पैरों को आगे फैला करके दंडासन में बैठ करके कर सकते हैं। जिसकी जैसी शारीरिक अवस्था हो, आज चाहे जो समस्या है, लेकिन कल परसों नरसों 10-15 दिन के अंदर, अधिकतम 3 से 6 महीने के अंदर जो भी समस्या है वो 100% ठीक कर लेनी है हमें। और ये संभव है, ये सब कुछ संभव है।
मन से संकल्प आपको लेना होगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा, बाकी छोड़ दो भगवान के ऊपर। भगवान ने बीमार होने के लिए, रोगी होने के लिए, शोक में जीने के लिए नहीं भेजा। ये जीवन परम सुख को प्राप्त करने के लिए है और साधन हमारा शरीर है, हमारा मन है, तो इसको स्वस्थ रखना है। अच्छा मुझे बताओ, कैसा भारत चाहिए? स्वस्थ भारत चाहिए कि बीमार भारत चाहिए? बताओ ना, आवाज तो आई नहीं। स्वस्थ के बीमार? उधर वालों को कैसा भी नहीं चाहिए। स्वस्थ भारत के बीमार भारत? स्वस्थ भारत। अब स्वस्थ भारत चाहिए, परंतु भारत की स्थिति कैसी है? 3-3 वर्ष की आयु में हमारे घर में भारत डायबिटीज से पीड़ित है। 4-4, 5-5 वर्ष की आयु में हम अपने बच्चों को थायराइड से संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस से टेढ़े हुए जा रहे हैं और दर्द सहन नहीं कर पाते। इसी 10-10 वर्ष की आयु में छोटे छोटे बच्चों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा के गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ रहा है, किडनी के स्टोन निकलवाने पड़ रहे हैं। 12-12, 13-13 वर्ष की आयु में आए दिन हम न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए, हमें स्वस्थ भारत चाहिए, और जैसा भारत चाहिए वैसा भारत हम लोगों को बनाना पड़ेगा। और हम बनाएंगे, योग से बनाएंगे, अपनी तपस्या से बनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, बीमार कमजोर भारत नहीं बनाएंगे। और इस स्वस्थ भारत को बनाने के लिए देखो, एक संकल्प तो हम सबको लेना पड़ेगा। हम 80 वर्ष तक जिए, 90 तक जिए, 100 तक जिए, वैसे आइडियल है 100 वर्ष की होती है या उससे ज्यादा जिए। जितना भी हम जिए, आइए मिलकर के संकल्प लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा कि हमारा जीवन ऐसा हो कि आखिरी श्वास तक किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो आइए मिलकर के संकल्प लेते हैं कि अब तक चाहे लापरवाही कारण रही या जानकारी का अभाव कारण रहा, जो भी कारण रहा, जितना बीमार पड़ने थे सो बहुत बीमार पड़ चुके, अब आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे। आगे से बीमार, 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 आगे से बीमार। मैंने 8-10 बार बुलवा दिया, फिर भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। आशा है वो लोग भी बीमार तो नहीं ही पड़ेंगे, बीमारी के साथ समझौता नहीं करेंगे, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, प्रसन्नता में चले, निराशाओं के भवन में आ जाते हैं। आइए जरा मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। दोनों मुट्ठियां बंद करेंगे, ऐसे अंगूठे को अंदर रखते हुए। फिर क्या है, थुन्नी बोलते हैं, थुन्नी में पंजाबी में थुन्नी के आसे पास के आसपास, आसपास के आसे पास, आसे पास से। चलो तो थुन्नी के आसे पास लगा लो मुट्ठी को, अंगूठे वाली साइड से। श्वास अंदर, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। अब देखो, आइडिया सिचुएशन तो है कि हमारे जो नितंब है, हिप्स है, वो पीछे एड़ियों से लगे रहे और घुटनों से हम अपनी छाती को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। गर्दन ना तो ऊपर उठानी है ना नीचे झुकानी है, गर्दन रखनी है अपनी स्पाइन की सीध में। जिनको भी हर्निया है वो थोड़ा सा सावधानी रखें, जिनको भी कमर दर्द है वो उतना ही आगे झुकें जितने में कमर दर्द महसूस ना हो। ये मंडूकासन का अभ्यास है, अपचन के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए, पेट की सारी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभकारी, और डायबिटीज के लिए तो विशेष रूप से लाभकारी। श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये मंडूकासन का पहला अभ्यास है, और जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि किसी भी आसन का पूरा लाभ लेने के लिए उसमें कम से कम आधा से 1 मिनट रुकने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। अब अगर हम रेगुलर नहीं करते या नए नए अभ्यासी हैं तो कोई बात नहीं, 10-15 सेकंड तो रुको। आइए जरा, खब्बा हाथ थुन्नी के ऊपर, सज्जा हाथ उसके ऊपर, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। ये है आपका मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। और अभ्यास करते हुए देखो, सारी समस्याएं जो है ना मुख्य रूप से 2 कारणों से है। एक तो हमारा भोजन और दूसरा हमारा चिंतन शैली। ये भोजन भी ठीक करना पड़ेगा। अपने पंजाब में ना भोजन के प्रति बड़ा विशेष आकर्षण है, ज्यादा ही है, थोड़ा जरूरत से ज्यादा। इतना हम लोग खा लेते हैं, फिर हमारा पेट बेचारा पचा नहीं पाता, और खिलाते भी ऐसी ऐसी चीजें हैं। बताओ, सुबह की शुरुआत ही छोले भटूरे के साथ, आलू के पराठे ठूस लेते,
और छोले कुलचे, भगवान इतना हैवी नाश्ता, और फिर उसके बाद खाना। मतलब ऐसे तो सामान्य रूप से देखा जाए, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने शास्त्र कहते हैं कि जो एक बार भोजन करे वो योगी, जो दिन में 2 बार भोजन करे वो भोगी, जो दिन में 3 बार भोजन करे वो रोगी। हमारा क्या होगा? सुबह उठ करके चाय, फिर नाश्ता, फिर खाना, फिर चाय, फिर शाम का नाश्ता, फिर खाना, फिर दूध पी करके टन्न हो जाते हैं। बेचारे शरीर का सामर्थ्य नहीं जितना पेट में अंदर रखने के लिए और पचाने में, उतने से ज्यादा डाल दो। थोड़ा पेट को आराम दो, श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाए। कई लोग तो पहले ही वापस आ गए, आप लोग गए भी थे ना, बीच बीच में दोबारा कर लिया करो। आओ चलो दूसरा अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे शशक आसन के लिए। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दोनों हथेली, माथा, कोहनी जमीन पे टिका कर। ये आपका शशक आसन का अभ्यास है। इसमें भी नितंब जो है आपके हिप्स, एड़ियों से लगा करके रखिएगा। प्रयास कीजिएगा कि घुटने आपके छाती को स्पर्श करें, और गर्दन तो ऐसे है ही कि माथा जमीन से लगाना है। तो ये शशक आसन जो है, ये पेट में, डायबिटीज में तो लाभ करता ही है। और जितने भी आसन पेट के लिए लाभ करेंगे ना, वो लीवर के लिए भी काम करेंगे, गॉल ब्लैडर को भी एक्टिवेट करेंगे, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन ये साथ में शशक आसन के अभ्यास से हृदय को विश्राम मिल जाता है, क्योंकि रक्त का संचार इस समय हृदय से मस्तिष्क की तरफ होता है मेजरली, और मस्तिष्क को भी मिलता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलने से, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होने से मस्तिष्क की ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस क्लियर हो जाते हैं, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम करने लगती है। ये माइग्रेन की समस्या में भी लाभ करेगा। इसके साथ में आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है, चेहरे पे तेज के लिए भी अच्छा है, और थायराइड की समस्या के लिए भी अच्छा है, हृदय के लिए तो है ही अच्छा। आइए श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हुआ अपना शशक आसन का अभ्यास। चलिए एक आसन और करते हैं। दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे। ये अगला आसन जो है ना, ये है आपका वक्रासन का अभ्यास। तो क्या करेंगे, जो सज्जा गोटा है ना, इसको मोड़ लो, राइट वाले को मोड़ लिया, सबका मुड़ गया, राइट वाला, राइट राइट राइट। अब ये राइट हैंड का क्या करना है, इसको रख लीजिए पीछे, हथेली टिका लीजिए पीछे, और लेफ्ट वाले से ये सज्जा वाला दबाना है पेट की तरफ जो मुड़ चुका है। तो ऐसे करके, अगर ऐसे कोहनी क्रॉस होकर के लग पा रही है तो ठीक है, नहीं लग पा रही तो हाथ से पकड़ के दबा लो ऐसे। और क्या करेंगे इसके साथ में, जो आपका राइट वाला ये शोल्डर है, क्या बोलते हैं, मोढा, मोढा, सज्जा मोढा, इसके ऊपर से पीछे मुड़ के देखेंगे। चलो जरा 30 स्ट्रोक कपालभाति प्राणायाम के करते हैं ऐसे। बनी बात? चलिए अब वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ से बात बनाएंगे। अब जरा लेफ्ट वाला गोडा मोड़ेंगे, खब्बा गोडा मोड़, मुड़ गया। अब राइट वाला तो सीधा ही रखना है। अब लेफ्ट हैंड को पीछे रख लीजिए, मतलब आपने जो गोडा मोड़ा है वही हाथ पीछे रखना है, रख लिया। अब राइट वाले से ये गोडा दबाना है अपना पेट की तरफ, और खब्बे मोढे के
नीचे, और फिर सज्जा वाला मोड़ो और सज्जा गोडा रखो खप्पे गोडे के ऊपर। और अब सज्जा हाथ ऊपर से पीछे, खब्बा हाथ नीचे से पीछे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। प्रयास करेंगे एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लिया जाए। अब अगर पकड़ में ना आए तो जो पकड़ में आए वही पकड़ लो, कपड़े ही पकड़ लो, पर होल्ड कर लो। होल्ड करके रुकेंगे थोड़ी देर। इसमें भी 30 स्ट्रोक ले लीजिए कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत अद्भुत अभ्यास है, गौमुख आसन। इसमें आकर के हमारी बैठी हुई गाय की तरह हो जाती है, लेकिन अभ्यास बहुत अच्छा है। ऐसे तो सारे ही अच्छे हैं। मूलाधार चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र तक इसका विशेष प्रभाव रहता है। कमर सीधी रखिएगा, गर्दन सीधी रखिएगा। उसके बाद हाथ मिले तो ठीक है, ना मिले तो पीछे अपना कुर्ता, अपना दुपट्टा किसी से भी पकड़ करके हाथ को रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिए। आधा मिनट तक रोकने का अभ्यास तो कम से कम हमें बनाना है। ये जो महिलाओं को डकारों वाली गैस आती है ना, उसका समाधान ही गौमुख आसन है। इसको करें सब लोग। और आइए दूसरा अभ्यास करते हैं, दूसरी तरफ चल जाते हैं। वापस आइए, दोनों पैरों को आगे खोल लेंगे, और अब राइट वाला जो है वो नीचे रहेगा ऐसे, और लेफ्ट वाला ऊपर रहेगा। और लेफ्ट हैंड ऊपर से पीछे, राइट हैंड नीचे से पीछे। बनी बात? मिले? कुछ तो मिलेगा, हाथ ना मिला तो कपड़ों को ही पकड़ लेना। गर्दन मत झुकाना नीचे, गर्दन सीधी। कोशिश करनी है कि हमारी कोहनी सिर के पीछे रहे। वापस आ जाएंगे। अब अगला एक और अभ्यास ट्राई करते हैं। प्राणायाम भी करना है ना, अनुलोम विलोम बाकी है। चलो, अगला जो अभ्यास है वो है आपका योग मुद्रासन का अभ्यास। अब बैठने तो ऐसे पद्मासन में है, फिर नियम वही आ जाता है कि अपने घुटनों की अवस्था देख लीजिएगा। पद्मासन में बैठ सके तो ठीक है, ना बैठ पाए तो सुखासन में, उतने में भी ना बैठ पाए तो दंडासन में दोनों पैरों को आगे आगे फैला करके बैठना है। और चलिए, अब सच्चा हाथ ऊपर रहेगा, खब्बा हाथ नीचे रहेगा। फिर श्वास अंदर और बाहर छोड़ करके आगे की तरफ झुकेंगे। आगे झुके और थोड़ी को लगा दे जमीन में। अब अगर थोड़ी जमीन में ना लग रही हो तो नाक लगा दीजिएगा, नाक भी ना लगे तो माथा लगा लेना, और वो भी ना लगे तो जहां तक जा सके वहां तक जा करके रुकेंगे। ये है योग मुद्रासन का अभ्यास। इसमें भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो देखो, जिनको भी कब्ज की समस्या रहती है ना, वो एक तो सुबह में आंवला और एलोवेरा का जूस पीना शुरू करते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, जोड़ों में दर्द है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो लोग आंवला मत लीजिएगा, और एलोवेरा को भी गर्म पानी में मिला करके लीजिएगा। गर्मियों में सामान्य रूप से नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में ले सकते हैं, लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द रहता है उनको गर्म पानी में ही लेना है एलोवेरा। श्वास अंदर बढ़ते हुए वापस। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, इसका समाधान हो सकता है। इसके समाधान के लिए कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, ये पेट के अभ्यास है सारे। जो हमने 5 आसन किए, इनका मेजर प्रभाव हमारे पूरे पाचन तंत्र पे पड़ेगा, और साथ में पाचन तंत्र का ही भाग है अपना पैनक्रियास। अब पैनक्रियास पे भी पड़ेगा, तो पैनक्रियास एक्टिवेट होता है, बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, तो इंसुलिन सिक्रीशन नॉर्मल होता है। मंडूक आसन जो किया था वो तो 10-10 मिनट तक का टोटल मिला करके अभ्यास हो, तो कपालभाति प्राणायाम के साथ में ये करने से अपनी डायबिटीज की समस्या ठीक हो जाती है। इसके साथ में मधुनाशिनी और मधुघृतवटी भी आती है।
मधु घृतवटी खाली पेट ले लें, मधुनाशनी वटी खाने के बाद ले लें, दिन में 2 बार 2-2 गोलियां। इसके साथ में खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों के परिवर्तन कीजिए। जो जामुन का समय आता है तो जामुन खाइए, फिर उसकी जो गुठलियां उसको फेंकिए मत, उसको फोड़ करके उसका चूर्ण बना करके रख लीजिए। और जब जामुन का समय नहीं है तो सुबह शाम 1-1 चम्मच उसकी गुठली का चूर्ण खाइए। ये भी डायबिटीज में लाभ करता है, इसीलिए जामुन का सिरका भी डायबिटीज में लाभ करता है। और साथ में डायबिटीज के लिए देखो बड़ा जरूरी है कि हम लोग इसके साथ में भोजन के ऊपर भी थोड़ा सा नियंत्रण उस रूप में रखें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से हम अपने इंसुलिन तक को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आइए 2-3 अभ्यास और कर लेते हैं। ये पेट के ही अभ्यास और आगे कंटिन्यू रखेंगे। एक बार जरा सभी लोग पेट के कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट करके जो अगला अभ्यास है वो है आपका उत्तान पादासन का अभ्यास। पीठ के बल लेट गए आप लोग, दोनों हाथों को या तो शरीर की साइड में रख लीजिए या नितंब के ऊपर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए। और फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर ये 30 से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर उठा लें। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। 90 डिग्री का कोण मत बनाइएगा, 30 से 45 डिग्री। और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाए। चलिए एक बार और करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर ऊपर, रोकेंगे थोड़ी देर, 10 सेकंड, 20 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब ये उत्तान पादासन भी आधा मिनट से 1-1 मिनट तक होना चाहिए। और अगला अभ्यास है आपका नौकासन। तो नौकासन के लिए अपने दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रख लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ और कमर ऊपर उठा लेंगे तो नितंब हिप्स के बल बैलेंस बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी तो 20-20 सेकंड ही करा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से सब होता है। सब अभ्यास की महिमा है। आइए जरा पवन मुक्तासन का अभ्यास भी कर लें। तो पवन मुक्तासन के लिए पहले अपने राइट पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए घुटने को पेट की तरफ, छाती की तरफ दबाएंगे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कमर में दर्द है वे लोग गर्दन मत उठाइएगा, बाकी लोग गर्दन भी उठा लीजिएगा और नाक और घुटने को मिला लीजिएगा आपस में। ये है पवन मुक्तासन का अभ्यास, राइट साइड से, राइट लेग से। और फिर ऐसे 10, 15, 20 सेकंड रुकें, अच्छे से सांस बाहर छोड़ दो और ये घुटना दबाओ और दबाओ छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ, वापस। और फिर इसके बाद अब लेफ्ट वाले पैर से करेंगे। खब्बे पैर को पकड़ लीजिए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये पैर भी मोड़ करके अपने चेस्ट को और घुटने को आपस में मिलाने का प्रयास करना है। और साथ में जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कमर दर्द है उनको गर्दन नहीं उठानी, बाकी लोग गर्दन उठा के नाक और घुटने को मिला लीजिए। पूरी सांस बाहर हो तो अभ्यास अच्छे से हो पाएगा। अब राइट वाला जो पैर है वो पूरा जमीन पे स्ट्रेट रखने का प्रयास कीजिएगा। जनरली घुटने पैर ऊपर उठने को तैयार हो जाता है वो वाला, उसके ऊपर भी ध्यान दो। एक एक पैर से हो गया, अब दोनों पैर से अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैर से अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटनों के बीच में नाक रखने का प्रयास करें। फिर से वही सावधानी याद रखिएगा, कमर दर्द वाले, सर्वाइकल वाले, स्पॉन्डिलाइटिस वाले अपनी गर्दन को मत उठाइएगा वरना समस्या बढ़ जाएगी, इसीलिए सावधानी रखें। ये हुआ पवन मुक्तासन का अभ्यास। ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1-1 मिनट तक पवन मुक्तासन का अभ्यास भी करें, पेट वज्र के समान मजबूत हो जाएगा।
मजबूत पेट, मजबूत स्वास्थ्य, मजबूत मांसपेशियां, मजबूत नसें, नाड़ियां, हड्डियां, जोड़, मजबूत दिमाग, मजबूत व्यक्तित्व, बलवान, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व। ये भारत कमजोर लोगों का देश तो कभी से भी नहीं रहा। मानसिक रूप से भी सामर्थ्यशाली और शारीरिक रूप से भी सामर्थ्यशाली, और ये सब साधना का ही परिणाम था। तो ये अभ्यास हो गया कमर के बल लेट करके मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन का। अब पवन मुक्त आसन के बाद सेतु बंद आसन का अभ्यास है। तो उसके लिए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें, पैरों को मोड़ करके रखेंगे, जितना हो सके एड़ियां अपने हिप्स के पास रखने का प्रयास करें, और अगर पकड़ सके तो टखने से पैर को पकड़ ही लें, और पकड़ ना पाए तो फिर जितना ले जा सके हाथों को ले जाए, और श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर उठा देंगे। उठा लीजिए कमर को ऊपर। सेतु बंद आसन, रोकिए थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे। 4 अभ्यास हो गए कमर के पीठ के बल लेट करके। अब दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए। एक अभ्यास और कर लेते हैं। इस एक अभ्यास को बोलते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पैर के अंगूठे और नाक को मिलाने वाला, स्पर्श कराने वाला आसन। पहले राइट लेग फोल्ड कर लेंगे और हाथों से पकड़ लेंगे, और फिर इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पैर को लाएंगे नाक के पास और अंगूठे और नाक का मिलन कराएंगे। बनी बात? मिले? धीरे धीरे मिल जाएगी। अगर ना मिले दूसरा पैर सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। वापस आ जाएंगे। अब ये अभ्यास लेफ्ट लेग से करेंगे, खब्बे पैर से। खब्बा पैर मोड़ लेंगे, घुटना। चलो ये तो एक एक पैर से हो गया। अब दूसरा जो अभ्यास मेन इसका है वो तो दोनों पैरों से एक साथ है। अब देखो मिलाओ जरा तलवे। तलवे मिल गए आपस में दोनों पैरों के। अब पकड़ लो, पकड़ करके धीरे धीरे इनको नाक की तरफ लाने का प्रयास करो। ऐसे बनी बात? ऐसे फिर आधा आधा एक एक मिनट तक रुकने का अभ्यास भी बना लो। वापस अब लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे और बैठे हो जाएंगे। आनंद आया सबको? कुछ लोगों को नहीं आया सब। चलिए आनंद तो आएगा जब योग करेंगे। तो ये तो है, खुद से खुद को मिला भी दे उतने में ही आनंद आ जाता है, और योग तो यही काम करता है। आइए अब थोड़ा सा उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम के लिए अपने गले की मांसपेशियों को करते हैं अपन टाइट, और फिर जबरदस्ती सांस अंदर लेते हैं ऐसे, जबरदस्ती मतलब बलपूर्वक। और आवाज क्यों निकलती है? आवाज इसीलिए निकलती है क्योंकि हम अपने गले को जब टाइट कर लेते हैं यहाँ, तो हमारी जो गले की मांसपेशियां हैं सिकुड़ जाती हैं। इनके सिकुड़ने के साथ में जो श्वास नली है वो भी सिकुड़ जाती है, वो भी दब जाती है। और जब सांस को नीचे उतरने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो भी घर्षण करके नीचे उतरती है। तो श्वास में और श्वास नली में जब घर्षण होता है तो उस घर्षण से आवाज निकलती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करें पहले। और अगर हम ऐसे छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं तो फिर पूरा भी कर सकते हैं। अच्छा, खांसी क्यों आती है? खांसी इसलिए आती है कि श्वास नली में जरा भी कफ होगा तो वो उखड़ेगा तो खांसी आ जाएगी। खांसी आ गई मतलब विधि ठीक हो रही है, कफ भी उखड़ रहा है। आइए पूरा श्वास लेंगे अंदर, लेकिन गले को सिकोड़ करके रखेंगे, और जब श्वास अंदर भर जाएगा तो फिर थोड़ी देर रोक लेंगे,
जालंधर बंद लगा करके ऐसे, और फिर जब रोका नहीं जाएगा तो फिर राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल देंगे। पूरा अभ्यास करते हैं ये। ऐसे उज्जाई प्राणायाम पूरा, ये एक अभ्यास हुआ, और कम से कम 3 बार तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास सबको करना ही चाहिए। एक बार और करते हैं आज के लिए। पूरी सांस छोड़ दीजिए बाहर और फिर सांस लीजिए। ऐसे आधा आधा एक एक मिनट रोकने का प्रयास करते हैं जब, तो और भी ज्यादा लाभकारी हो जाता है उज्जाई प्राणायाम। ये स्वरतंत्र को भी अच्छा करता है, थायराइड की समस्या को भी ठीक करता है। थायराइड में 15-15 बार से लेकर के 21-21 बार तक उज्जाई प्राणायाम कराते हैं, आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम कराते हैं, तो थायराइड भी ठीक होता है। आइए अब जरा थोड़ी सी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम सब लोग मिलकर के। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम रात में नींद ना आती हो, माइग्रेन की समस्या हो, साइनस की समस्या हो, सिर किसी भी कारण से दुखता हो, सिर की मांसपेशियां नसियां कमजोर हो गई हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों की रोशनी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके साथ में हृदय के लिए, जिनको भी बीपी की समस्या है या जिनको भी हार्ट में ब्लॉकेज है, आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। आपकी बीपी की समस्या ठीक हो जाएगी, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। और करें निरंतरता से, सभी लोग कीजिए ऐसे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। निरंतरता से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए यहाँ पे भी देखो, साधना का सही फल तभी मिलता है जब हम सही संकल्प भी लेते हैं। हमने आंखें बंद की हुई हैं, प्रत्येक सांस के साथ अपने इष्ट देव का, प्रभु श्री राम का, ओम का, गायत्री मंत्र का, जिसका भी जप करना चाहें वो जप भी करते जाएं। और इस जप के साथ साथ अपनी एक एक श्वास के साथ अपने आप को मजबूत करते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरा निरंतरता से करेंगे हम सभी लोग, अत्यंत निरंतरता के साथ, पूरे भावों के साथ में, प्रभु को स्मरण करते हुए, संकल्प लेते हुए। जो संकल्प हम लोगों ने अभी लिया था कि जितना बीमार पड़ने थे तो बहुत बीमार पड़ चुके, अब नहीं पड़ेंगे। चाहे घुटनों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, चाहे माइग्रेन की समस्या हो, गैस की हो, एसिडिटी की हो या कब्ज की समस्या हो, चाहे हमारे घुटने जाम हो रहे हो या हमारे कंधे जाम हो रहे हो,
हृदय से संबंधित कोई विकार हो या फेफड़ों से संबंधित कोई विकार हो, माइग्रेन की समस्या रहती हो, या आंखों से कम दिखाई दे रहा हो या कानों से कम सुनाई दे रहा हो, या फिर हम लोगों के लीवर में कोई समस्या आ गई है, फैटी लीवर इत्यादि की समस्या, जो भी कुछ हो सकता है, जो भी समस्या है, बस मन में संकल्प ले लीजिए, मुझे अपने शरीर को अब स्वस्थ करना है, मुझे अब बीमारियों के इस जंजाल से बाहर निकलना है। और यकीन मानिए भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम इन सब बीमारियों से आराम से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा थोड़ा योग का पुरुषार्थ, थोड़ा आसन का पुरुषार्थ, थोड़ा व्यायाम का पुरुषार्थ, थोड़ा प्राणायाम का पुरुषार्थ, थोड़ा ध्यान का पुरुषार्थ और थोड़ा जीवन शैली का पुरुषार्थ, भोजन का पुरुषार्थ। तो देखिए आज से ही एक चीज तो अपने परिवार में, अपने घर के अंदर थोड़ा सा जो हम लोगों को कंट्रोल्ड डाइट देनी चाहिए, क्योंकि 24-25 वर्ष की आयु तक शरीर बनता है, 18-19 साल तक हाइट बढ़ती है, लड़कियों में 17-18 तक बढ़ती है, बच्चों में लड़कों में जो है वो 19-20 साल तक, 21 साल तक हाइट बढ़ती है। फिर उसके बाद 4-5 साल रखते हैं शरीर को भरने में, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा थी वो हाइट बढ़ने में, अंगों को बढ़ाने में, हड्डियों को बढ़ाने में लग जाती है। लेकिन 24-25 वर्ष की आयु तक आते आते शरीर का निर्माण हो चुका है। अब तक थोड़ा अधिक खाने की आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि शरीर का निर्माण हो रहा था। अब जब निर्माण हो चुका है तो अब तो डेली बेसिस पे हल्का फुल्का नया बनता है, हल्का फुल्का पुराना खत्म होता है। तो उस हल्के फुल्के के हिसाब से डेली बेसिस पे अपने शरीर को चलाने के लिए हम लोगों को अपनी डाइट लेनी चाहिए। और प्राणायाम इसीलिए जरूर करना चाहिए ताकि हम लोग उस डाइट के जो हम लोगों ने लिया उसके रस को पूरा यूटिलाइज कर सकें। अगर हम लोग देखो जो भी हम खाते हैं वो ग्लाइकोजन में बदलता है, लीवर उसको ग्लाइकोजन में बदल करके रक्त में छोड़ देता है, और अगर ग्लाइकोजन की आवश्यकता नहीं होती है तो लीवर उसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, वही मोटापा है। और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो भी मोटापा और अधिक बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितना हम खा रहे हैं उतना ठीक से पच भी नहीं रहा, और जो पच भी रहा है उसकी भी पूरी रिक्वायरमेंट हमारा शरीर ले नहीं पा रहा, उसको उसको प्रयोग नहीं कर पा रहा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एनर्जी का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। तो हम जब प्राणायाम करते हैं तो जो भी रस बन रहा है उसका यूटिलाइजेशन ठीक से होता है, कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है अच्छे से, जो हमारे सेल्स हैं, और इन सेल्स की ऊर्जा को शरीर यूटिलाइज कर पाता है। तो जो फैट सेल्स है उनको भी लीवर फिर से ग्लाइकोजन में बदल देता है और वो भी यूटिलाइज होने लगते हैं। मैटर और एनर्जी, यही तो दो चीजें हैं दुनिया के अंदर। तो अपने अंदर मैटर को नहीं, एनर्जी को उत्पन्न करना है हम लोगों को, इसीलिए प्राणायाम का सहयोग लेना है। और देखो इतनी अद्भुत बात है, एक तो हम लोगों का मस्तिष्क है, हमारे दिमाग जो मस्तिष्क है ये हमारे सिर के अंदर। एक और आप लोगों को अद्भुत बात बताती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर 36 ट्रिलियन सेल करीबन होते हैं, करीबन 360 अरब कोशिकाएं, 360। हमारी आंखों का, कानों का, हमारे गालों का, मुख का, जीभ का, गले का, फेफड़ों का, हृदय का, किडनी का, हमारे लंग्स का, पेट का, हमारी मांसपेशियों का, मस्तिष्क का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं से हुआ है। एक एक अंग में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जो उस अंग के संचालन को कर रही हैं, जो अंग काम करता है। हृदय की कोशिकाएं थोड़ा अलग प्रकार की हैं, और ऐसे ही जो लीवर की कोशिकाएं हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की हैं, उनका काम है शरीर को डिटॉक्स करने का। किडनी का काम है जो लिक्विड आ चुका है रक्त को डिटॉक्स करने का, उससे अपने जो है विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का। ऐसे हमारी आंखों का काम देखने का है, देख करके ऑब्जर्व करके दिमाग तक पहुंचाने का है। तो ये सारे कार्यों को करने का जो दायित्व है वो हमारे इन अंगों की कोशिकाओं का होता है। और इन कोशिकाओं के अंदर, इन सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाइएगा। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। सिर्फ एक लाल रक्त कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सारी कोशिकाओं के अंदर, चाहे वो श्वेत रक्त कोशिकाएं हो, चाहे वो आपके प्लेटलेट्स हो, चाहे वो आपकी लीवर की हो, आंखों की हो, कान की हो, दिमाग की हो, सबके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। वो उसके अंदर ये सारी जानकारी होगी। आपकी आंखों का रंग कैसा होगा,
आपके बाल कैसे होंगे, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको अगर कोई रोग होने की संभावना होगी तो वो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर रहती है। यही न्यूक्लियस बताता है कि अब एज पूरी हो गई है, सेल को बता करके फिर वो विभाजित होता है, नए न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो इतने अद्भुत कार्य को करते समय ये जो हमारा न्यूक्लियस है, हम इतना समझ सकते हैं कि ये हमारी कोशिकाओं का एक छोटा सा मस्तिष्क होता है, केंद्रक होता है। और आप ये समझ लीजिए कि ये केंद्रक हमारे पूरे शरीर के अंदर फैले हुए हैं, एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड का भी काम कर रहे हैं। जब हम लोग कुछ भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारी एक एक कोशिका पर भी पड़ रहा होता है। अगर हम अनजाने में जी रहे हैं और इन कोशिकाओं को कोई निर्देशन नहीं दे रहे, तो बस जो हो रहा है वो होता रहता है। लेकिन जब हम अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करके अपने संकल्प अपने एक एक कोशिका तक पहुंचाते हैं अपने मन की शक्ति से, तो वो एक एक कोशिका हमारे शरीर के अंदर उपस्थित रहते हुए हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति में अपना 100% लगाना शुरू कर देती है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व हमारे लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने में लग जाता है। बहुत अद्भुत है ये शरीर अंदर से बना हुआ। जितना हमने सोचा है इससे कई 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 गुना ज्यादा सामर्थ्य है। उस शक्ति को विकसित तो करें। अब आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का 10 से 15% प्रयोग किया था, हम 2 से 5% तक मात्र प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अपने देश के ऋषियों ने, अपने देश के महापुरुषों ने, जो हमारा गौरव है, उन्होंने भी तो अपने मस्तिष्क का 10-15% से भी कई कई गुना ज्यादा प्रयोग किया था। तो इस मस्तिष्क को खोलने का काम भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से होता है, ध्यान से होता है। और जितना हम अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक्टिवेट करेंगे, उतना हमारी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, उतना हमारी समझने की क्षमता बढ़ेगी, बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ेगा। जिसका बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ जाएगा उसका मन के ऊपर वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। अभी तो मन जो है वो बुद्धि को सोचने ही नहीं देता, सही और गलत पता होते हुए भी बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसको वो शक्ति देने का काम, जिसको कहा गया ऋतम भरा प्रज्ञा, सत्य का ज्ञान कराने वाली जो मेधा है, वो जो बुद्धि है, वो जागृत होती है योग से, योग के अभ्यास से, प्राणायामों के अभ्यास से। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते करते संकल्प लेते जाएं और अपनी एक एक कोशिका को जागरूक करते जाइए, एक एक कोशिका को निर्देशन देते जाइए कि अब मेरे शरीर का रोग बाहर हो रहा है, मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे घुटनों के घिसे हुए कार्टिलेजेस वापस आ रहे हैं, मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो रही है, मेरे मस्तिष्क में अब शांति हो रही है, मेरे मन में एकाग्रता बढ़ रही है, मेरे अंदर की सारी दुर्बलताएं अब दूर हो रही है, मेरा पेट अब ठीक हो रहा है। इस भाव के साथ में, इस भाव चेतना के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाए कि अब एक एक कोशिका मेरे संपूर्ण अस्तित्व के विकास में, उन्नति में लग चुकी है। अब मेरे अंदर की सारी दुर्बलताएं, मेरा झूठ बोलना, मेरा क्रोध करना, मेरा द्वेष करना, मेरा गलत फहमियों में जीना, मेरा निराशाओं या हताशाओं में जीना बंद हो चुका है। मैं अब परमात्मा की संतान होने की अनुभूति कर रहा हूँ। अहम इंद्रो न पराजित, मैं इंद्र हूँ, अब मैं पराजित होने वाला नहीं हूँ। इस भाव चेतना के साथ में प्राणायाम का अभ्यास करें, संकल्प के साथ में। सामान्य नहीं है, अब महापुरुषों की संतानें, हम श्री राम श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की संतानें हैं। हम वंशज हैं गुरु नानक देव के, श्री गुरु गोविंद देव के। हम वंशज हैं श्री राम के साथ साथ परशुराम के भी। हम वंशज हैं बजरंग बली के भी। हम वंशज हैं आदि योगी शिव जी के भी। हम वंशज हैं इस देश के प्रत्येक महापुरुष के। कबीर के वंशज हैं, रविदास के वंशज हैं, हमीराबाई के वंशज हैं। ये इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जो उदाहरण हमें प्रत्येक क्षण प्रेरित कर रहे हैं कि ये जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं है। आखिरी श्वास तक जीना है, इस देश के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करना है और अपने समाज के अंदर अपने योगदान को सुनिश्चित भी करना है। इस भाव चेतना के साथ में जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो ये जीवन सामान्य नहीं रह जाता और ये
है भी नहीं। मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के पश्चात निश्चित रूप से अब ये भी सोच लेना आवश्यक है कि मनुष्य का जीवन, वो भी भारत देश में, वो भी पंजाब की धरती पर, वो पंजाब जो आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, वो पंजाब जो शौर्य पराक्रम वीरता के लिए जाना जाता है, वो पंजाब जो सेवा के लिए जाना जाता है। और सेवा और पराक्रम भी कैसा कि एक एक आपने शरीर के अंश को नुचवाने के लिए भी तैयार है, परंतु धर्म और संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हमारे पूर्वज। ऐसे पूर्वजों के वंशज होने के बाद हम कैंसर से नहीं मर सकते, हमें डायबिटीज से नहीं मरना है, हमें थायराइड से नहीं मरना, हमें निराशाओं या हताशाओं से नहीं मरना, हमें आत्महत्या के मुख के अंदर जाकर के प्रवेश नहीं करना। ये वो पंजाब है जिसने देश के ऊपर जब भी हमला हुआ विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले अपने सीने पर तलवारें खाई है। ऐसे पूर्वजों की संतानें होने के पश्चात हम लोगों को उनके गौरव को जीना है, और ये योग से संभव हो पाएगा। अपने शरीर को मजबूत बनाइए, हमें हार्ट फेल होकर के मरना नहीं है, हमें स्वस्थ जीवन को प्राप्त करना है। बहुत कुछ करना बाकी है और ये कोई आखिरी जीवन नहीं है। ऐसे ना जाने कितने जीवन की श्रृंखलाओं को पार किया होगा, कुछ महान कर्म किए होंगे, तब जाकर के पंजाब की भूमि में जन्म मिला होगा, तब जाकर के भारत की भूमि में जन्म मिला होगा। अभी तो बहुत कुछ और करना बाकी है, अभी तो जीवन में और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना बाकी है। जरा सोच करके देखें वो कैसे पूर्वज थे हमारे कि अपने देश की रक्षा के लिए शौर्य और पराक्रम का ऐसा उदाहरण कि जीवन न्यौछावर कर देते थे, और सेवा भाव और दया भी कैसी रहती थी उनकी कि जब युद्ध के मैदान में दुश्मन पड़ा हुआ होता था तो उस दुश्मन को, बढ़ते हुए दुश्मन को पानी भी वो पिलाने जाते थे। कहीं देखा है ऐसा समन्वय? कहीं देखने को मिलता है? ऐसा इतिहास कहीं देखने को मिलता है? ऐसा इतिहास हमारा गौरव है और इस गौरव को हम लोगों को जीना है। इसीलिए निराश और हताश नहीं होना। कल सुबह 6 बजे मिलेंगे फिर से, और तब तक 5:45 तक आएंगे तो 6 बजे तक मिल जाएंगे, हम भी 6 बजे पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए चलिए एक बार भ्रामरी 3 बार करें, 3 बार उद्गीत का अभ्यास करते हैं, फिर पूर्णता करेंगे। और अब उद्गीत प्राणायाम। मौन और शांत होकर के दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में घर्षण करें और इस घर्षण से उत्पन्न होती ऊर्जा को चेहरे पर डालें। पल पल को झपकते हुए नेत्रों को खोलेंगे जिससे तीव्र प्रकाश हमारी आंखों में न चुभे। आइए जरा सिंहासन का अभ्यास कर लें हम सब मिल करके। जीभ को बाहर निकाल करके नेत्र को भ्रुकुटी में तान कर 3 बार से की तरह गजना। और मुख की लार को गले के अंदर ले लीजिए इकट्ठा करके, जिससे जो रुक्षता उत्पन्न हुई है वो दूर हो जाए। और इसके साथ में अपने गले को बाहर से मसाज करके सहला लीजिए। और देखो आज का दिन पूरा ईश्वर के आनंद उत्साह और प्रसन्नता में व्यतीत करना है, तो एक भी क्षण हताश निराशा उदास नहीं होना। आइए दोनों हाथों को हवा में खोल करके और मस्ती में झूमते हुए
तो एक भजन के साथ में पूर्णता करेंगे। उससे पहले हम लोगों को जो ये आनंद मिला है उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने पुरुषार्थ किया है, हम उनका भी एक बार मिलकर के अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जो उपस्थित हैं आदरणीय सीमा जी और निहाल जी, अपना महिला पतंजलि उप समिति की राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, पिछले 10-15 दिनों से मेरे साथ लगातार प्रवास में चल रही है। देखो मैं सन्यासी हूँ, ये सन्यासी नहीं, इनका घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, फिर भी सेवा के इस भाव के साथ कि हम लोगों के जीवन में कुछ रोगों को ठीक कर पाए तो हमारा जीवन सफल होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन है आदरणीय वीरा बहन जी जो अपना महिला पतंजलि उप समिति की जिला प्रभारी है, और साथ में अपना दीदार सिंह जी जो अपना भारत स्वाभिमान के सह प्रभारी है, पिछले कई दिनों से लुधियाना में अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी आनंद आया तो कल इस संख्या को और बढ़ाने का प्रयास अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये भी हमारा धर्म है कि आनंद हम और लोगों तक भी पहुंचाएं। और शाम को कहाँ शिविर है अपना? देखो शाम का शिविर भी है रखवा ग्राउंड 3 से 5 बजे तक। 3 से 5 रखबाग में भी शिविर है। अब अगर आप वहां आ सके तो ठीक है, ना भी आ पाए तो आपकी जानकारी में जो लोग उन्हें जरूर सूचित कीजिएगा। 3 से 5 वहां शिविर रहेगा। इसके साथ में आइए एक बार जोरदार अभिनंदन करते जाते हैं। और आइए संत कुमार आर्य जी जो अपने आर्य समाज मंदिर के प्रधान है, एक बार उनका जोरदार अभिनंदन है। इसके साथ में आदरणीय राकेश टंडन जी जो अपना इनका काफी सहयोग मिला, और न्यू यंग 5 स्टार क्लब से जोरदार अभिनंदन के साथ में रेणु बहल जी, और साथ में सुनीता जी, सुभाष आर्य जी जो अपने सुभाष आर्य जी को भी अच्छा आर्य समाज से अत्यंत सहयोगी भी है सुभाष आर्य जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। आदरणीय अनिल आर्य जी और कमलेश बहन जी एवं सारी अपना जो दरेसी मैदान में जो योग साधक आते हैं, कौन कौन यहाँ पे योग करते हैं, जरा हाथ उठाइएगा। एक बार जोरदार अभिनंदन आप सभी का भी। और जगन मेहता जी स्वामी जी की पुस्तक का विमोचन योग से। बस 1 मिनट। सोशल मीडिया पूरा लुधियाना का, और सुनील कुमार जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। 2 पंक्तियों के साथ तक पूर्णता करेंगे, 2 मिनट और रुको। रविवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन है, जरा सूर्य देवता का आनंद लेते हुए एक मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए तो वह दुनिया का, इसीलिए तो वह दुनिया का जगतपति कहलाता, हो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, हो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे
सब लोगों का खाता। तो क्या किया जाए फिर? उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता हो मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसे करने करता, जो कोई जैसे करने करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। ओम शांति शांति शांति। तो बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की। अरे ठीक से जय करें एक बार। सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, माता सीता की, बजरंग बली की, आज के आनंद की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपने देश के साथ भारत माता की, भारत माता की। तो आप सबकी भी जय हो। हंसते मुस्कुराते रहिएगा। कल सुबह 6 बजे शिविर शुरू करने। ओम बहन जी राकेश टंडन जी हैं जो न्यू यंग, ये 5 स्टार जो न्यू यंग 5 स्टार क्लब है ना उसकी तरफ से हैं। बहुत सही, ठीक है हालचाल वैसे चेंज कर ले फिर। हाँ जी बड़ी अच्छा मिल नहीं पता मैं 6 साल जय जय। देखियो सामने 1 मिनट मैम साइड ले लो प्लीज। आंटी साइड हो जाओ प्लीज। योग दोहाई रोग आज साइड ले लो, सामने देखना। यहाँ पर आए हमें सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस योगशाला में जो गुरुवर की वाणी का आनंद लिया और योग के द्वारा जो रोग दूर हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़े विचार सुने। जय जय। योग भारती से शुभ नाम डॉक्टर केश जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, वो बहन जी का कार्य करना चाहते हैं। बहन जी योग भारती से मिले हैं आपसे, ठीक है। ठीक ठाक है। हाँ जी बढ़िया राजे बढ़िया। मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ, तब तो ऊपर से हाथ हो गया। सारे मेंबर सोशल मीडिया से आज सारे रेणु भैन जी हम बस उਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਗੇ ਬਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਆ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਕੋਈ ਸਫੀ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
बैठ जाओ इधरले पासे बैठ जाओ मैडम इधर आओ इधर अच्छे लग रहे इधर आ प्लीज सामने देखना प्लीज सारे जाने हाँ जी राकेश जी आ जाओ के राकेश जी इधर आ जाओ राकेश जी आ जाओ थोड़ा आ जाओ भाजी देखिए सारे देखिए सामने प्लीज ओके नेक्स्ट आ जाओ उठोगे ना लाल भाई एक मिनट सेटिंग कर लो